हाय फ्रेंड्स, आज है 5 जून। आज जो आपका पेपर हुआ था एनटीपीसी का, तो उन एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न पूछा गया था, तो उन एग्ज़ाम में पूछे हुए प्रश्नों को देखते हुए इस वीडियो को तैयार किया गया है। क्योंकि ये सारा प्रश्न जो है कहीं कहीं आपका एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है, एकदम क्वेश्चन बैंक है। आप इस तरह के प्रश्नों को अगर सॉल्व कर पाते हो तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने में लगा हुआ है, प्राचीनतम वेद कौन सा है, यानी कि सबसे पुराना वेद कह रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। और भी मैं आपको बात बताता हूँ, क्योंकि मैं क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा बताता हूँ, आप लोगों को भी मैं बोलता हूँ, आप क्वेश्चन के बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना गहराई नॉलेज रखिए, ताकि आपका एग्ज़ाम बेहतर से बेहतर हो। चलिए, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो याद रखना कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितना मंडल है? 10 मंडल है। फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कितना सूक्त है, तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। कितना है? 1028 सूक्त है। ये बात आपको याद रखना है, सूक्त है। अच्छा, फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में कितना मंत्र है, तो 10,580 मंत्र है। तो ऋग्वेद में अगर मंत्र की संख्या पूछे कितना है, तो आपको क्या बताना है? 10,580 मंत्र है। फिर क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जाता है, ऋग्वेद का सबसे ऋग्वेद का पवित्र देवता बताओ। तो ऋग्वेद में जो पवित्र देवता है वो इंद्र को माना गया है। किसको माना गया है? पवित्र देवता किसको माना गया है? तो पवित्र देवता भैया भगवान इंद्र को माना गया है। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि ऋग्वेद में इंद्र शब्द कितना बार प्रयोग हुआ है। तो ऋग्वेद में जो इंद्र शब्द जो है 250 बार प्रयोग हुआ है। इसलिए यह अनुमान लगाया गया कि ऋग्वेद का सबसे प्रिय देवता कौन था? इंद्र था, क्योंकि इस शब्द का प्रयोग सबसे अधिक बार हुआ है। अच्छा, ऋग्वेद का तीसरा मंडल में, याद रखना कि ऋग्वेद का तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। किसका है? तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो ये सब प्रश्न कई बार पूछा जाता है, ठीक। तो आपको इतना सारा प्रश्न याद रखना है। अच्छा, और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। सामवेद इसको संगीत का वेद कहा जाता है। और यजुर्वेद इसमें आयुर्वेद की जानकारी मिलती है। या अथर्ववेद इसमें जादू टोना का उल्लेख मिलता है। ये सब प्रश्न आपको याद रखना है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 52 नंबर के प्रश्न में। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने में 52 नंबर का है कि सबसे अंत में कौन सी घटना हुई थी। तो सबसे अंत में आपको देखना है, तो अशोक का कलिंग विजय हुआ था 261 BC में। अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था कलिंग के राजा खारवेल के खिलाफ। तो ये बात आपको याद रखना है। और चंद्रगुप्त मौर्य का राज अभिषेक का अगर बात किया जाए, तो चंद्रगुप्त मौर्य का राज अभिषेक 322 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 322 ईसा पूर्व में हुआ, ठीक। अशोक का अगर राज अभिषेक का बात किया जाए, तो अशोक का जो राज अभिषेक हुआ था 268 BC में हुआ। कब हुआ? 268 BC में हुआ। और मेगास्थनीज जो था इसी चंद्रगुप्त के दरबार में भारत आया था। मेगास्थनीज कौन था? ये यूनानी व्यक्ति था। जो मेगास्थनीज कौन था? यूनानी व्यक्ति था। कौन था? यूनानी व्यक्ति था जो CM चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, यानी इसी के कार्यकाल में यह भारत आया था। अच्छा, मेगास्थनीज का किताब का भी नाम आपको याद रखना है, इंडिका। अब इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। इंडिका क्या है? मेगास्थनीज का बुक का नाम है, जिनसे हमको मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। अब हम लोग फटाफट देखते हैं कि सबसे अंत में कौन सा घटना हुआ था। तो सबसे अंत में कौन सा घटना हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य आएगा, और चंद्रगुप्त मौर्य क्या बनेगा? राजा बनेगा। 322 ईसा पूर्व में राजा बन गया। और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा का नाम था बिंबिसार। क्या नाम था? बिंदुसार। क्या नाम था? बिंदुसार इसका नाम था। इसका पुत्र का नाम था, क्या था? पुत्र था बिंदुसार। और बिंदुसार का ही पुत्र कौन था? अशोक हुआ करता था। कौन हुआ करता था? बिंदुसार का टोटल 101 पुत्र था, जिसमें 100वां पुत्र कौन था? अशोक था। इसी का पुत्र कौन था? अशोक था, जो आगे चल के मौर्य वंश का राजा बना। आपको ये सब बात पता होगा। तो कहीं न कहीं यह घटना जो है सबसे अंत में कौन होगा? पहले ये राजा बना, फिर अंत में क्या हो जाएगा? अशोक का राज अभिषेक होगा, ये पहले हो जाएगा। फिर मेगास्थनीज जो था ये इसी के कार्यकाल में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। और अशोक का कलिंग विजय, तो यही सबसे अंत में होगा ना। तो सबसे अंत में क्या हो जाएगा? अशोक ने 261 BC में कहीं के चंद्रगुप्त मौर्य का पोता हो गया। कौन? अशोक कौन हो गया? यह पोता हो गया चंद्रगुप्त मौर्य का। तो यह जो है सबसे अंत में यही घटना घटा था, अशोक का कलिंग विजय। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर यहाँ तक अगर आपको समझ में आ चुका है। अच्छा, एक प्रश्न और भी पूछा गया है कि हम लोग सेंड्रोकोट्टस और एंड्रोकोट्टस किसको कहते हैं। तो सेंड्रोकोट्टस
और एंड्रोकोटस के रूप में किसको पहचान किया गया है, तो सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस। तो याद रखना इसको हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य को हम लोग सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न 53 नंबर का प्रश्न है भैया, काफ़ी शानदार। देखिए क्या है, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था। बिल्कुल बच्चा वाला प्रश्न पूछा गया है। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। अच्छा, और 2 अक्टूबर को हम लोग इनके जन्मदिन को किस रूप में मनाते हैं, अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं प्रत्येक वर्ष, ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, महात्मा गांधी का अगर बात किया जाए मृत्यु, महात्मा गांधी का मृत्यु का अगर बात किया जाए तो इसका जो मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 को हो गया था। और इनको गोली मार के हत्या कौन किया था, नाथूराम गौडसे ने किया था। कौन किया था, जो इन्हीं का साला हुआ करता था, नाथूराम गौडसे। ये बात आपको याद रखना है। और जो 30 जनवरी को जो इनका मृत्यु हुआ, इस दिन को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या मनाते हैं, शहीद दिवस। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शहीद दिवस हम लोग प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं, तो 30 जनवरी को हम लोग मनाते हैं, शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। और महात्मा गांधी का जन्म स्थान पूछे, इनका जन्म स्थान पूछे तो आपको बताना है गुजरात राज्य के पोरबंदर शहर के, गुजरात के पोरबंदर शहर के, पोरबंदर कहाँ पड़ता है, गुजरात में, पोरबंदर शहर का काठियावाड़ा गांव में। कहाँ हुआ था, काठियावाड़ा गांव में इनका जन्म हुआ था। इनको टोटल 4 पुत्र था। वीडियो में मैंने आपका कंप्लीट लेक्चर बता चुका हूँ, आप जाकर के उस वीडियो को देखिए। हरिया ने मनिया को रामलाल से देवदास बना दिया था, हरिलाल, रामलाल, देवदास और मणिलाल, यही इनका 4 पुत्र था। लेकिन 5वां पुत्र कहेगा कि गांधी जी किसको मानता था, महात्मा गांधी 5वां पुत्र किसको मानता था, तो जमुना लाल बजाज को मानता था। किसको मानता था, जमुना लाल बजाज को मानता था। इसका पत्नी का नाम क्या था, तो कस्तूरबा गांधी, जिन्हें हम लोग बा के रूप में जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न फटाफट हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 54 नंबर का। तो अगला प्रश्न 54 नंबर का यहाँ पर आपके सामने में लगा हुआ है, महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। अच्छा, तो बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण को हम लोग क्या कहते हैं, मृत्यु। क्या कहते हैं, मृत्यु। यानी पूछ रहा है कि महात्मा बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था। हम लोग जानते हैं कि महात्मा बुद्ध का मृत्यु 483 BC में हुआ था। कब हुआ था, 483 BC में हुआ था। कहाँ हुआ था, मल्ल के कुशीनगर में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। कहीं कहीं पर कुशीनगर को कुशीनाड़ा भी लिखा हुआ रहता है। अच्छा, तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण का संबंध किससे है, तो आपको याद रखना कि मृत्यु से है। अच्छा, और स्तूप का भी संबंध पूछेगा किससे है, तो स्तूप का भी संबंध याद रखना कि बौद्ध धर्म में मृत्यु से है। ठीक है। बौद्ध गया में क्या हुआ था, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति बौद्ध गया के पीपल वृक्ष के पास में हुआ था। ये बात सबको पता होगा। और बौद्ध गया में भगवान बुद्ध का सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा 80 फीट का बना हुआ है। 80 फीट का मूर्ति बना हुआ है। सबसे बड़ी प्रतिमा बौद्ध धर्म का पूछेगा कहाँ बना हुआ है, तो आपको याद रखना 80 फीट का कहाँ बना हुआ है, बौद्ध गया में हुआ है। लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था 563 BC में। कब हुआ था, 563 BC में लुम्बिनी वन में, नेपाल में। लुम्बिनी वन कहाँ पड़ता है, नेपाल के कपिल वस्तु में पड़ता है। तो यहाँ पर इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है। सारनाथ का संबंध महात्मा बुद्ध से क्या है, इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। क्या दिया था, प्रथम उपदेश कहेगा कि महात्मा बुद्ध ने कहाँ दिया था, तो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। अच्छा, इस प्रथम उपदेश की घटना को हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन करते हैं। याद रखना, मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण, प्रथम उपदेश की घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन। अब फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध का गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं, गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं, तो गृह त्याग की घटना को हम लोग दोस्तों महाभनिष्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं, महाभनिष्क्रमण कहते हैं। आप लोग फटाफट बताइए दोस्तों कि महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग कितने वर्ष की अवस्था में किया था, तो इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था, रात में। ठीक है। अपनी पत्नी का नाम था यशोधरा, उनसे बिना पूछे। तो ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। बताने को बहुत सारी बात है, तो मैं कितना बताऊं, इसको एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। मैं आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्येक वीडियो में बताते रहता हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए, आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। आपने जितना पढ़ा है वही मैं आपको बताता हूँ जो आपका एग्जाम में आता है। नेक्स्ट है, सबसे अंत में कौन सी घटना हुई थी। अच्छा, ये तो हो गया है। सत्यशोधक समाज किसके द्वारा की गई थी, इसका स्थापना, तो सत्यशोधक समाज का स्थापना ज्योतिबा राव फूले के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब मैं और भी बात आपको बताता हूँ। केशव चंद्र सेन, इसको हम लोग महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं।
ठीक। दयानंद सरस्वती, इसका बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर इसका बचपन का नाम था। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया था? 1875 में आर्य समाज का स्थापना किया था। क्या किया था? आर्य समाज का स्थापना किया था। कहाँ किया था? तो मुंबई में किया था। ये बात आपको याद रखना है। और इनका नारा क्या था? इनका नारा था वेदों की और लोटो, वेदों की और लोटो। इन्होंने शुद्धिकरण आंदोलन भी चलाया था। ये बात आपको याद रखना। उन दिनों क्या होता था कि अंग्रेज जो था ज़बरदस्ती ईसाई धर्म में लोगों को परिवर्तित कर रहा था, तो उनको रोकने के लिए इन्होंने क्या चलाया था? शुद्धिकरण आंदोलन चलाया था। ये बात आपको याद रखना है। चलिए और भी बातें मैं आपको बताता हूँ। भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इनसे प्रश्न पूछा जाता है। अखिल भारतीय अनुसूचित महासंघ, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अखिल भारतीय अनुसूचित अखिल भारतीय अनुसूचित महासंघ का स्थापना कौन किया? महासंघ का स्थापना कौन किया? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर किया। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, आज़ाद मजदूर संघ का भी स्थापना कौन किया? आज़ाद मजदूर संघ का भी स्थापना कौन किया? तो आज़ाद मजदूर संघ का भी स्थापना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर किया। फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बहिष्कृत भारत पत्रिका किसका है? बहिष्कृत भारत भी दोस्तों यह पत्रिका किसका होगा? तो यह पत्रिका बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की है। द कास्ट ऑफ एनहिलेशन इन इंडिया, यह भी पुस्तक कहेगा किसका है? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़े। मैं आपको बताता हूँ, हल्का हल्का क्वेश्चन करा करके मैं आपको ठग नहीं सकता। आपको मैं वही बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप इतना सारा प्रश्न को याद रखते हैं। हाय एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 में। दोस्तों आज मैं आपको टोटल 20 प्रश्न करवाऊंगा साइंस का, जो आपका एनटीपीसी के लिए काफ़ी शानदार प्रश्न होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। अब आपका एग्ज़ाम के लिए बाकी शेष 4 ही दिन रह गया है। उन 4 दिनों में टोटल 4 क्लास आप देख लीजिए। एक क्लास में आपका 20 से 25 मिनट लूँगा। टोटल आप 4 क्लास करते हैं तो उम्मीदतः आपका 15 से 20 प्रश्न आप ऑटोमेटिक बना सकते हो। जब आप पेपर दे करके आओगे 5 तारीख को, 5 जून को, तब आपको पता चलेगा कि मैंने किस टाइप का प्रश्न पढ़ा था, वहाँ किस टाइप का प्रश्न पूछा गया था। हूबहू पेपर जैसा आपको प्रश्न मिलेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए आपके सामने में लगा हुआ है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? यानी कि एनीमिया रोग पूछ रहा है कि किस विटामिन के कमी के कारण होता है। पहले बात हम लोग जानते हैं, एनीमिया को हम लोग कहते हैं अवरक्तता, और यह जो होता है अवरक्तता रक्त की कमी के कारण होता है। और इसके लिए दोस्तों 2 विटामिन जिम्मेदार है, जिसको हम लोग विटामिन B9 और विटामिन B12 कहते हैं। अच्छा, विटामिन B9 को हम लोग फॉलिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉलिक एसिड कहते हैं, जबकि विटामिन B12 को हम लोग कोबाल्ट कहते हैं। तो एनीमिया के लिए आपका यही 2 विटामिन क्या है? जिम्मेवार है। तो आपका आंसर हो जाएगा A और B दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में हमको ऐसा ऑप्शन दिख रहा है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, एनीमिया रोग जो होता है दोस्तों, यह सबसे अधिक बच्चों में होता है। किसमें होता है? बच्चों में होता है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, जिन पौधों में संवहन उत्तक नहीं होता है उन्हें डैश डैश तौर पर जाना जाता है। उन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं? जिनमें संवहन उत्तक नहीं होता है। कहने का मतलब हुआ कि इसमें क्या होगा कि संवहन उत्तक नहीं है तो जाइलम और फ्लोएम का क्या होगा? अभाव होगा। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग ब्रायोफाइटा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए मैं आपको और भी बात बताता हूँ जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए इस बड़े पेज में मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। चलिए, पादप जगत को पुष्प के आधार पर 2 भाग में बांटा गया है। इसके आधार पर, पुष्प के आधार पर पादप जगत को कितने भाग में बांटा गया है? 2 भाग में बांटा गया है पुष्प के आधार पर। चलिए वो 2 भाग कौन कौन है? तो एक को हम लोग कहते हैं अपुष्पभीत पौधा। क्या कहते हैं? अपुष्पभीत पौधा। दूसरा को हम लोग कहते हैं पुष्पभीत पौधा। पुष्पभीत पौधा, ठीक है। अपुष्पभीत को दोस्तों हम लोग इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं क्रिप्टोगेम्स। इसको क्या कहते हैं? क्रिप्टोगेम्स कहते हैं इंग्लिश में। और पुष्पभीत को हम लोग कहते हैं फिनरोगेम्स। इसको क्या कहते हैं? फिनरोगेम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फिनरोगेम्स कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। जो अपुष्पभीत पौधा होता है, इसमें 3 प्रकार के पौधा को शामिल किया जाता है। एक को हम लोग कहते हैं थैलोफाइटा। क्या कहते हैं? थैलोफाइटा। फिर दूसरा को हम लोग कहते हैं ब्रायोफाइटा।
फिर अगला को हम लोग कहते हैं टेरिडोफाइटा। तीसरे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? टेरिडोफाइटा। ये बात आपको याद रखना है। और हाँ, और अब मैं जो आपको बता रहा हूँ आप लोग ध्यान से सुनिए। ये पाथेलोफाइटा जो होता है पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है। पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है, सबसे बड़ा समूह है। अच्छा, ब्रायोफाइटा को हम लोग क्या कहते हैं? इसको पादप जगत का उभयचर कहते हैं। क्या कहते हैं? पादप जगत का उभयचर कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है। टेरिडोफाइटा दोस्तों इसको पादप जगत का रेप्टेलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पादप जगत का रेप्टेलिया कहते हैं। तो ये सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो यही आपसे राइट आंसर क्या होने वाला था? ब्रायोफाइटा था। तो ब्रायोफाइटा था। तो अगर आपको यहाँ तक अगर बात आपको समझ में आ चुका है तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने में, अगला प्रश्न यही था। पहले तो ये देख लीजिए, यही आपसे पूछा था समूहन उत्तक नहीं होता, किसमें नहीं होता? ब्रायोफाइटा में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने में यह है, रस संवेदी ग्राही के संसूचन के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो रस संवेदी ग्राही के लिए संसूचन के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, क्या उत्तरदायी होता है? तो आपको याद रखना है कि रस संवेदी ग्राही टोटल कितना होता है? टोटल 5 होता है। कौन कौन होता है? तो टोटल रस संवेदी ग्राही कितना होता है? 5 होता है। चलिए पाँचों का हम लोग नाम देख लेते हैं। नाक हो गया, फिर आपको याद रखना है कान, फिर याद रखना है आँख, फिर आपको याद रखना है जीभ, क्या रखना है? जीभ, फिर आपको याद रखना है त्वचा, क्या रखना है? त्वचा। तो यही आपका क्या हो गया? रस संवेदी ग्राही है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है और क्या कितना हो गया? 3 1 4, हाँ त्वचा, हाँ 1 5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि रस संवेदी ग्राही के संसूचन के लिए उत्तरदायी होता है। तो क्या उत्तरदायी होगा? तो स्वाद होगा। तो ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक अजैविक घटक का उदाहरण नहीं है? तो अजैविक घटक का कौन उदाहरण नहीं है? तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग जानते हैं पर्यावरण के आधार पर 2 प्रकार के घटक होता है। कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। किसके आधार पर? पर्यावरण के आधार पर होता है, ठीक है। चलिए हम लोग ये 2 प्रकार का घटक कौन कौन होता है? एक होता है जैविक घटक, एक को हम लोग क्या कहते हैं? जैविक घटक कहते हैं, जैविक घटक कहते हैं। फिर अगला को हम लोग कहते हैं अजैविक घटक, अजैविक घटक। और जैविक घटक में आपका क्या सब होता है? इसमें पेड़ पौधा आ जाएगा, पेड़ पौधा हो जाएगा, फिर उपभोक्ता हो जाएगा, उपभोक्ता हो जाएगा। फिर आपको याद रखना है कि अपघटक होगा। क्या होगा? अपघटक होगा। और अजैविक में क्या आ जाएगा? अजैविक में आपको याद रखना है कि अजैविक में हवा हो जाएगा, मृदा हो जाएगा, फिर प्रकाश आ जाएगा, फिर जल आ जाएगा, फिर तापमान आ जाएगा। तो ये क्या है? अजैविक घटक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अजैविक घटक का उदाहरण नहीं है। यहाँ देखिए दवा भी है, हवा भी है, मृदा भी है, प्रकाश भी है, जल भी है, तापमान भी है। तो कौन नहीं है? यहाँ पर आप खोजिए। तो जल तो यहाँ पर है, मृदा भी है, और प्रकाश भी है, यानी सूर्य का प्रकाश भी है। तो हरा पौधा जो आएगा वो जैविक घटक नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर कहीं भी पौधा नहीं लिखाया है। जबकि हरा पौधा क्या हो जाएगा? यह एक जैविक घटक है। यहाँ पर पूछ रहा है कि अजैविक घटक का उदाहरण नहीं है, तो हरा पौधा ही अजैविक घटक का उदाहरण नहीं है, क्योंकि यह जैविक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। अगर आपको समझ में आ चुका है तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने में है, हमारे शरीर में वसा का संचायक उत्तक कौन सा है? तो वसा का जो संचायक करता है उसको हम लोग एडिपोज उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिपोज उत्तक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वसामय उत्तक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वसामय उत्तक भी कहते हैं। तो एडिपोज उत्तक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वसामय उत्तक कहते हैं, ठीक है। और इससे कुछ और भी प्रश्न आप याद रख सकते हैं। इसी वसामय उत्तक के कारण दोस्तों आपके शरीर पर शरीर पर क्या होता है? झुर्रियाँ नहीं पड़ता है। क्या नहीं पड़ता है? झुर्रियाँ नहीं पड़ता है। हमारा त्वचा टाइट रहता है। आप बुढ़ापे में देखे होंगे कि अक्सर बूढ़े लोग का जो चेहरा होता है, उनका जो चमड़ा होता है, झुर्रियाँ पड़ने लगता है। और इसके कारण ही क्या होता है दोस्तों? व्यक्ति सुंदर दिखता है। क्या दिखता है? सुंदर दिखता है, इसी के कारण। अच्छा, और इसका काम क्या है? तो वसा आपको पता है कि वसा हमको क्या देता है? गर्मी देता है। और ये ठंडी से हमको बचाता है। क्या करता है? ठंडी से कहेगा कि बचाओ हमको, कौन सा उत्तक करता है? तो आपको क्या बताना है कि वसामय उत्तक करता है, ठंडी से बचाता है। फिर आपको याद रखना है कि यह मोटापा को बढ़ाता है। आपको पता है कि वसा क्या करता है? मोटापा को बढ़ा देता है। तो यह मोटापा को बढ़ाता है, मोटापा को बढ़ाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी राइट था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है।
अगला प्रश्न है, प्रजनन की सबसे पुरानी विधि कौन सी है? तो प्रजनन की सबसे जो पुरानी विधि है उसको हम लोग वरण या चयन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, संकरण क्या होता है? थोड़ा सा हम लोग संकरण पर जान लेते हैं। यह संकरण क्या होता है? संकरण दोस्तों होता है कि दो अलग अलग प्रजाति के पौधों को अगर मिला देंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। संकरण क्या होता है? दो अलग अलग पौधे को मिलाने पर क्या बनता है? संकरण बनता है। क्या बनता है? संकरण बनता है, इसी को हम लोग हाइब्रिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइब्रिड कहते हैं इंग्लिश में। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर भी राइट था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका प्रयोग पीले लैंप स्ट्रीट लाइट में किया जाता है? तो हम लोग जो है सोडियम का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? पीले लैंप स्ट्रीट लाइट में करते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। सोडियम के बारे में आपको याद रखना, इसको चाकू से काटा जा सकता है। ऐसा कौन सा धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है? तो आप क्या बताओगे? कि सोडियम है। ठीक है। और यह हवा में, याद रखना कि हवा में यह जल जाता है। हवा में जलने वाला धातु कौन है? तो आपको क्या बताना है? सोडियम है। चाकू से कट जाता है, हवा में जल जाता है। और आपको क्या रखना है? पानी में दोस्तों क्या करता है? विस्फोट करता है। पानी में विस्फोट करता है, पानी में विस्फोट करता है। और केरोसिन में शांत रहता है, केरोसिन में सुरक्षित रहता है, केरोसिन में शांत रहता है, यानी क्या हो गया? सुरक्षित रहता है। याद रखना कि चाकू से कटती है, हवा में जलती है, पानी में विस्फोट करती है, केरोसिन में रहती है शांत। उस धातु का क्या नाम है भैया? सोडियम नाम है। अगर यहाँ तक आपको क्लियर है तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब बाद बाकी आपको पता ही है, नाइट्रोजन जो हवा में कितना होता है? 78% होता है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये देखिए आपके सामने में लगा हुआ है, निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है? किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है? तो आपको याद रखना कि श्वसन में जो होता है, क्या होता है कि ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, श्वसन में दोस्तों याद रखना यह ग्लूकोज टूटता है। श्वसन में क्या होता है? ग्लूकोज टूटता है। कौन टूटता है? और ये हमको तोड़ करके क्या जैसे ही टूटता है, इसलिए हमको क्या होता है? एनर्जी मिल जाता है। और इसलिए श्वसन जो है अपघटन अभिक्रिया है। श्वसन कौन सा अभिक्रिया है? श्वसन अपघटन अभिक्रिया भी है। यह बात, उसमें ऊर्जा निर्मित होती है और यह अपघटन अभिक्रिया है। श्वसन पूछेगा कैसा अभिक्रिया है? तो श्वसन एक अपघटन अभिक्रिया है। ठीक है। और आपको क्या रखना है दोस्तों? श्वसन में हम लोग सांस क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। इसलिए श्वसन जो है यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है। श्वसन क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि ऑक्सीजन हम लोग सांस लेते हैं, तो इसलिए श्वसन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है। फिर आपको क्या याद रखना है कि पानी में दोस्तों, पानी में अगर चूना मिला दे, इसका उदाहरण आपको हम लोग देख लेते हैं। तो पानी में दोस्तों अगर हम चूना को मिला देते हैं, पानी में हम लोग क्या मिला दिए? चूना को मिला दिए, तो क्या होगा कि वो गर्म हो जाएगा और क्या निकलेगा? ऊष्मा निकलेगा ना। इसलिए यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? ऊष्मा बाहर निकलता है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया को उदाहरण क्या है? अब पानी में दोस्तों, पानी में अगर हम लोग क्या मिला दे? ग्लूकोज को मिला दे। क्या मिला दे? ग्लूकोज को मिला दे, तो पानी क्या हो जाएगा? और भी ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। इसलिए ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यह ऊष्माशोषी का उदाहरण है। किसका है? ऊष्माक्षेपी का उदाहरण क्या था? पानी में हम लोग क्या मिला दिए? चूना मिला दिए। आप एक काम कीजिएगा, सर्फ लीजिएगा। सर्फ में जब आप पानी मिला देते हैं तो क्या होता है कि गर्म होगा आपका, तो गर्म हो रहा है तो क्या हो? ऊष्मा निकल रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। चलिए, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है तो हम लोग चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है वह कौन सा है? तो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है, उस वर्णक का क्या नाम है? तो उसका नाम है, उसका क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैरोटीनाइड। क्या हो जाएगा? कैरोटीनाइड।